नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण सीरीज में। ये मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान। मार्च जो मंथ होता है उसमें जनवरी फरवरी में घटने वाली सारी घटनाओं का जिक्र होता है। ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो फरवरी की होती हैं और फरवरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना ये होती है कि उस दिन गणतंत्र दिवस फरवरी में ही मतलब 26 जनवरी को मनाया जाता है। झांकियाँ निकलती हैं, झांकियों को भी पुरस्कार सम्मान मिलता है। और चूंकि फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने वाला होता है 1 अप्रैल से, आपको पता है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो ये जो मंथ होता है ना फरवरी और मार्च, ये बहुत ज़्यादा बल्कि होता है इन्फॉर्मेशन के मामले में। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डाटा मिलता है, बहुत सारे नई नियुक्तियाँ मिलती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हम लोगों के लिए मार्च का करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि 12 फरवरी को लास्ट प्रतियोगिता, मतलब लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 12 फरवरी को हुआ था, तो लास्ट प्रतियोगिता दर्पण यानी जनवरी तक इम्पोर्टेंट था उसमें। अब चूंकि हम अगला एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर तक देने वाले हैं, तो उसके बाद से जो पीडी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लें, हम देख लें कि मार्च में कौन कौन सा पुरस्कार, कौन कौन सा सम्मान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो शुरू करें। चलिए, कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे, चूंकि ये वीडियो अपलोडेड वीडियो होगा, लाइव नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी आपका विचार होगा, यदि आप कुछ चाहते हैं कि कुछ और चेंज हो तो आप उसमें लिखिएगा, ताकि मैं आपके अनुसार इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। अभी हम कल आपके साथ और भी क्लासेस लेकर के आएंगे। आज सबसे पहले पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं, पुरस्कार और सम्मान। देखिए, जो मार्च में सबसे पहले आपको पुरस्कार में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर अप करना है वो आपको करना है गणतंत्र दिवस की जो झांकी हुई थी। हमने पिछले वाली क्लास में इस पर बात की थी कि जो रिपब्लिक डे पे जो झांकी हुई थी, उस झांकी में किसको नंबर 1 पुरस्कार मिला। हमने बताया था आपको कि ये जानना पड़ेगा आपको कि किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला। पुरस्कार और सम्मान आज के क्लास का मेन थीम है, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम पुरस्कार सम्मान की शुरुआत करेंगे गणतंत्र दिवस की झांकी में मिलने वाले पुरस्कार से। देखिए, गणतंत्र दिवस में जो पुरस्कार मिला जिस झांकी को, वो था उत्तराखंड राज्य द्वारा दी गई झांकी। अब उत्तराखंड ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की थी और उस झांकी का थीम क्या था, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा विस्तार से। ठीक है, हुआ ये था, उत्तराखंड ने जो प्रस्तुत किया था झांकी, वो झांकी था, 1 मिनट का समय लेंगे हम थोड़ा, हमने नोट डाउन करके रखा है और हम चाहेंगे कि उसको आप एक एक करके 3 क्वेश्चंस गणतंत्र दिवस से मुझे दिखा था और उन तीनों क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करें। बिल्कुल, ये रहा, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की 17 झांकियों में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का पुरस्कार दिया गया वो था मानस खंड थीम पर आधारित। ये इंपॉर्टेंट है, यानी राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूटी आप कह सकते हैं इसको, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा टोटल 17 झांकियां प्रस्तुत की गई और इन 17 झांकी में, और 17 झांकी में नंबर 1 जो झांकी हुई, नंबर 1 स्थान पाने वाली उत्तराखंड की झांकी थी। नंबर 1 स्थान का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेशनल लेवल का ये एक करंट अफेयर्स है। तो उत्तराखंड को नंबर 1 स्थान मिला। थीम क्या था इसकी झांकी का? इसकी झांकी का थीम था मानस खंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा जो झांकी प्रस्तुत की गई थी उस झांकी का थीम था मानस खंड। ठीक है, उत्तराखंड के लिए शब्द यूज किया गया था मानस खंड। देवभूमि है उत्तराखंड और अभी जो माहौल है वो बिल्कुल देवताओं के अनुरूप माहौल है। तो जो देवी देवता से जुड़े, हिंदू संस्कृति से जुड़े, हिंदू रीति रिवाज से जुड़ा होगा, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये जो थीम था मानस खंड थीम था,
17 झांकियों में उत्तराखंड ने नंबर 1 स्थान पाया था। अब आगे यदि हम बात करें कि इसके अलावा क्या डिस्कस किया गया था, यानी जो दूसरा तीसरा स्थान क्या क्या पाया। हाँ, पहला स्थान इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्थान किसको मिला और थर्ड स्थान किसको मिला ये भी जान लेते हैं। झांकियों में सेकंड स्थान आप बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या किसको मिला, किस लिए मिला। सेकंड को मिला 3.5 शक्तिपीठ व नारी शक्ति को दर्शाने वाली महाराष्ट्र की झांकी को, और उत्तर प्रदेश को मिला तीसरा स्थान, यानी सेकंड पोजीशन रहा महाराष्ट्र का और थर्ड पोजीशन रहा उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र ने जो झांकी दिखाई थी वो थी शक्तिपीठ की झांकी, 3 शक्तिपीठ की झांकी थी, 3.5 लिखा हुआ है, 3 शक्तिपीठ की झांकी थी। और उत्तर प्रदेश वाला जो है, उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है अयोध्या दीपोत्सव की झांकी। तो ये तीनों आपको याद रखना है। चीफ गेस्ट कौन थे पहले बता चुका हूं, आपको यदि याद है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अयोध्या दीपोत्सव ये 3rd रैंक लाया, 3 शक्तिपीठ, यहां मैं बता दूं 3.5 शक्तिपीठ है ये, 3.5 शक्तिपीठ, पता नहीं 2 शक्तिपीठों का कंप्लीटली इमेज होगा और तीसरा हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट दिखाया गया होगा। मेरे अनुसार से 3 होना चाहिए। अब प्रतियोगिता दर्पण किस आधार पर लिख रही है ये समझना पड़ेगा, 3.5। और एक और पॉइंट याद रखना है आपको, मंत्रालय और विभाग की श्रेणी में, ये तो हो गया राज्य की श्रेणी में नंबर 1 स्थान। और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसाने के लिए थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए हर कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थीम पर आधारित जनजातीय मंत्रालय की झांकी सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। तो ये आपको जानना है, ठीक है, क्या कि मंत्रालय, ये अलग से जानना है, मंत्रालय श्रेणी में कई मंत्रालयों ने भी झांकी प्रस्तुत की थी, आप पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था। तो मंत्रालय श्रेणी में नंबर 1 स्थान मिला किनको, जनजातीय मंत्रालय को। और जनजातीय मंत्रालय को मिनिस्ट्री, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री को, जनजातीय मंत्रालय को नंबर 1 स्थान मिला। और इनकी झांकी का थीम था एकलव्य। जानते हैं इस कैरेक्टर को, एकलव्य बड़ा ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है और कास्टिज्म को लेकर के अक्सर इस पे डिबेट होता है कि वो भील थे, ट्राइब थे, और ट्राइब को लेके अभी मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। मध्य प्रदेश में आपने देखा है एक ट्राइबल हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के एक पर्सन है जिनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किया गया, और वहाँ पे ब्राह्मण बनाम ट्राइबल कम्युनिटी चल रहा है मध्य प्रदेश में। और चुनाव का माहौल हो और इस तरह का टॉपिक हो तो टॉपिक बड़ा रिलेवेंट हो जाता है, तो आपको टॉपिक पे नज़र रखनी होती है। तो जनजातीय मंत्रालय की तरफ से जो झांकी प्रस्तुत की गई थी उसका थीम क्या था, उसका थीम यही था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का थीम था, ठीक है। थीम याद रखना है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसी स्कूल के थीम पर जनजातीय मंत्रालय का ये झांकी था, जिस झांकी को नंबर 1 स्थान मिला। आप सबों को कोशिश करनी है इन 4 को बार बार रिवाइज करने की। मुझे लगता है कि बीपीएससी इनमें से क्वेश्चन बना सकती है, और ज़्यादा चांस है कि वो जो मानस खंड थीम पर आधारित उत्तराखंड का झांकी था जिसको नंबर 1 स्थान मिला, वो ज़्यादा चांस है कि उसको पूछा जाए, या फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल थीम पर जो झांकी था वो भी पूछ सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अगले कैटेगरी पर। इसके अलावा ये जो चुना गया ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये वहाँ पे जो पब्लिक थी और जो मिनिस्ट्री के लोग थे मतलब स्पॉट पे, उन्होंने चुना। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि सरकार ने ऑनलाइन कैटेगरी भी दी, ऑनलाइन भी पूरे देश की जनता को चुनने का मौका मिला कि किनकी झांकी सबसे अच्छी है।
तो ये भी एक नया क्वेश्चन हो गया कि ऑनलाइन चॉइस कैटेगरी के पुरस्कार में, ऑनलाइन चॉइस कैटेगरी का जो पुरस्कार था उसमें किसको नंबर 1 स्थान मिला, ऑनलाइन चॉइस। तो याद रखिएगा कि ऑनलाइन चॉइस में नंबर 1 जो मिला ऑनलाइन चॉइस कैटेगरी के पुरस्कार में, पॉपुलर चॉइस के आधार पर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जो गुजरात थीम पर आधारित थी, गुजरात की झांकी को, वही तो भाई गुजरात कैसे मिसिंग है, ये तो बड़ा ही आश्चर्य वाली बात हो। 1-2 पुरस्कार तो गुजरात को भी बनता है, सारा योगी जी ले जाएंगे या फिर उत्तराखंड ले जाएगा तो नहीं चलेगा। देखो सरकारें जिनकी होती है वो भी मैटर करता है। इसके अलावा हो सकता है कि झांकी बहुत ही खूबसूरत रहा हो, लेकिन पुरस्कार चुनने में ये चीज़ें सब जगह होती है, हर एक उच्च स्थानों में तो ऐसा देखा जाता है। बाकी झांकियाँ भी खूबसूरत रही होंगी, कर्नाटक की झांकी थी, आंध्र प्रदेश की झांकी थी, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी जो था ऑनलाइन जनभागीदारी, तो ऑनलाइन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में ये लिख लेना है, याद रखना है, अल्टर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, चांसेस कम है, बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछती, फिर भी एक बार ध्यान लेंगे। ऑनलाइन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी, ऑनलाइन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में नंबर 1 स्थान इसी गणतंत्र दिवस की झांकी में किसको मिला, तो वो था क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये झांकी थी गुजरात की, और अभी के समय की मांग है ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो नो डाउट पब्लिक भागीदारी थी, ऑनलाइन पॉपुलर चॉइस जो थी ये जन भागीदारी वाला सिस्टम था, ऑनलाइन वोटिंग किया था लोगों ने और उस वोटिंग के आधार पे ये चुना गया था क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी गुजरात। तो ये मैंने क्रक्स पूरा कंप्लीट करके आपके सामने रख दिया, ताकि पुरस्कारों से जो क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मली हम लोग खेल पुरस्कार पे फोकस करते हैं या फिर हम फोकस करते हैं दूसरी तरफ खेल पुरस्कार के अलावा हम फोकस कर देते हैं अदर करंट पे, जैसे पद्म पुरस्कार, पद्मालंकरण पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये सारा इसी मार्च का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का जिक्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म अलंकरण पुरस्कार का जिक्र है, खेल पुरस्कार का जिक्र है। तो पुरस्कारों की लंबी लिस्ट है, इसलिए मैंने आज की क्लास में पुरस्कार और सम्मान को चुना और सारे इंपॉर्टेंट हम रिवाइज कर लेंगे। चलिए अब रिवीजन में कैटेगरी 2 में आते हैं। ये तो गणतंत्र दिवस की झांकी का पूरा थीम था और उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा है कॉन्सेप्ट, उसको कहेंगे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। जानते हैं आप गोल्डन ग्लोब पुरस्कार? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, फिल्म से जुड़ा है और इसमें ड्रामा, फिल्म और म्यूजिकल प्रोग्राम और इसके अलावा डिफरेंट जो सिस्टम होता है वो उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चलिए हम गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पे बात करते हैं। क्या हमें याद रखना है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पे? बीपीएससी से एक क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए मैंने इसको अलग से पॉइंट आज का टॉपिक नंबर 2 चुना है। हम 5 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो था हमारा वो टॉपिक आपने देख लिया, गणतंत्र दिवस की झांकी पर आधारित पुरस्कार था। दूसरा टॉपिक जो है ये गोल्डन ग्लोब है और तीसरा टॉपिक है पद्म अलंकरण, ठीक है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जो हुआ है ये छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है साहब। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अपने आप में बहुत मैटर करता है क्योंकि ये इंटरनेशनल पुरस्कार है, ठीक है, इंटरनेशनल पुरस्कार है। और इंटरनेशनल पुरस्कार जो है उसमें भारत कोई पुरस्कार ले आए तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भारत की तरफ से कौन क्या जीत के आया। एक सॉन्ग हुआ करता है, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, नाटू नाटू सॉन्ग। उसका जो डांसिंग स्टाइल है और उसकी जो म्यूजिक है अद्भुत है, बेहतरीन है। और साउथ के जो स्टार हैं वर्तमान समय के इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों तक हर चीज़ पहुंच जा रही है, एक एक चीज़ पहुंच जा रही है। लोग तो अपना घर दिखा रहे हैं, लोग अपना पर्सनल थिंग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अनजाने में बाद में उनको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। बट ये चीज़ें क्या है कि सोशल मीडिया और कैमरे आजकल कहाँ कहाँ नहीं घुस गए हैं।
तो ऐसे में क्या हो गया है कि हॉलीवुड बॉलीवुड वाला सिस्टम में एक नया चेंजेस देखने को मिल रहा है, खास करके इंडिया जो है, इंडिया में देखें तो अभी टॉलीवुड ज़्यादा, मतलब साउथ इंडियन मूवी का ज़माना है, कन्नड़ा मूवी का ज़माना आ गया है। कन्नड़ा की तरफ से जो स्टार हैं, नो डाउट बहुत ही, मतलब उनमें पार्सोलिटी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स घुसा हुआ नहीं है, तो फ्रेश तरीके का मटेरियल वहाँ से आ रहा है। और कलाकार भी जो हैं वो उनके सिर पे चढ़ के स्टारडम नहीं बोल रहे हैं, तो बहुत डाउन टू अर्थ कलाकार हैं, अपने कल्चर से जुड़े कलाकार हैं, पॉलिटिक्स से अलग हट के फिल्में बनाते हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अभी रिसेंटली भारत के फिल्म RRR, जिसका ये सॉन्ग है नाटू नाटू, तो इनको सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये 2023 का पुरस्कार है, और 2023 के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो मौलिक गीत का पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत पुरस्कार, तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 हम भारतीयों के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो मेन पॉइंट है जिसके कारण आपको ये याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत की कैटेगरी में जो RRR मूवी है, उस फिल्म का जो नाटू नाटू सॉन्ग है, उसको मिला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। पूरे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का जो गोल्डन क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है, वो यही है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे उनके चांसेस कम हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत का एकमात्र यही गीत है और भारत का एकमात्र यही मूवी है जो 2023 के गोल्डन ग्लोब में अपनी जगह बना पाया। एक बार और ऑस्कर आया था, वो आया था उनके लिए, AR रहमान के लिए आया था। AR रहमान का जो एक सॉन्ग आया था मिलेनियर, स्लम डॉग मिलेनियर में एक सॉन्ग आया था, उनके लिए आया था, नहीं, जय हो के लिए आया था। तो अभी जो है एक बार फिर नाटू नाटू आया, और बेहतरीन सॉन्ग है, आप भी इंजॉय किए होंगे नो डाउट। आगे चलते हैं। ये जो है कैमा प्रदर्शन था, ये 80वां, ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो 2023 है, ये 80th पुरस्कार है, 80वां पुरस्कार है, जो इस बार भारत की तरफ से M राजा मौली जी ने ग्रहण किया जाके। नहीं, संगीतकार M कीरावानी ने, जो इस नाटू नाटू के संगीतकार कौन थे, संगीतकार को भी जानना जरूरी है। ये संगीतकार, मौलिक संगीत के संगीतकार जो थे, क्या नाम है, M कीरावानी, बड़ा प्यारा नाम है, एकदम अद्भुत अकल्पनीय, कीरावानी, M कीरावानी नाम है, संगीतकार हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जाके ग्रहण किया। और जो कलाकार थे वो उन्होंने भी वहाँ उपस्थिति दिखाई थी, और जो वहाँ के इंटरनेशनल डांसर्स थे उन्होंने इस सॉन्ग को वहाँ परफॉर्म किया था। तो बेहतरीन अचीवमेंट रहा भारत के लिए। हालांकि और भी हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कौन हुआ, तो द फैबलमैन्स नाम का ड्रामा सर्वश्रेष्ठ ड्रामा रहा। द फैबलमैन्स आपने सुना होगा। और इसके अलावा फैबलमैन्स जो था वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा। और यदि हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा दूसरी जो मूवी रही, अदर मूवी की बात करूं तो दूसरी जो पुरस्कार जो मिला है, एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपको जानना है, इसके अलावा जो दूसरी मूवी रही उसको भी जानना है। चलिए हम वो भी बात कर लेते हैं कि किनको कौन सा पुरस्कार मिला। एक मिला था फैबलमैन्स का फैबलमैन्स को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का। म्यूजिकल कॉमेडी में द बेनिसिस ऑफ इनिसिरेन को मिला। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जान लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला ऑस्टिन बटलर को, और ऑस्टिन बटलर और एल्विस, ये इनको मिला। और
इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला केट ब्लैंचेट को मिला है। और इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता हैं के हुस क्वान को मिला है। ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये यूजलेस है। आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ लिख दिया मैंने। इतने ही फैक्ट्स को आपको रिवाइज करना है। और बाकी जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बाकी हिस्ट्री फिजिक्स जो देख रहे हो आप, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को बस याद रखिएगा, द फैबलमेन्स नाम है। और बस इतना काफ़ी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऑस्टिन बटलर को, एल्विस मूवी का नाम था और ऑस्टिन बटलर उसके हीरो थे। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ हीरोइन जो थी, एक फिल्म आया था तार, उसमें केट ब्लैंचेट थी, वो हीरोइन थी, उनको मिला पुरस्कार। इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अब अगले मेन थीम पे आते हैं। और अगला तीसरा जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, पद्म अलंकरण 2023। ये हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिस सेक्शन को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पद्म अलंकरण 2023। पद्म अलंकरण 2023 आज के पार्ट में बस हम इसी 3 खंड पे बात करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी बचे हुए मेन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पद्म अलंकरण 2023 की बात करें तो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा। इसके अलावा खेलकूद और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्रों में, नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में भी दिया जाता है। टोटल जो पद्म अलंकरण दिए गए इस बार 106 पद्म अलंकरण दिए गए। तो 106 को याद करना तो पॉसिबल है नहीं। और पद्म अलंकरण में 3 तरह के पुरस्कार शामिल होते हैं, एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपने तीनों पुरस्कारों के नाम सुने होंगे। यानी पद्म अलंकरण की जो कैटेगरी है, इसमें 3 सब कैटेगरी है। और इन तीनों को मिला के 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर या पूर्व संध्या पर कहिए, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया क्या क्या? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये 3 कैटेगरी है। और टोटल 106 पद्म अलंकरण दिए गए। और पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण ये 3 अलंकरण हैं। और गृह मंत्रालय देती है, जारी करती है गृह मंत्रालय इसके लिए। अब हम देखें कि किसको किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। रिसेंटली 2 बड़े नाम हैं जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के नेताजी के नाम से सुप्रसिद्ध। उनका हाल फिलहाल स्वर्गवास हुआ। बिहार को उसमें रुचि है उनमें, तो नो डाउट आपको याद रखना है कि मुलायम सिंह यादव जी को किस क्षेत्र में और मरणोपरांत क्या मिला, इसमें से पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री। तो टोटल जो पद्म विभूषण है वो सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी माना जाता है, सबसे टॉप कैटेगरी। पद्म अलंकरण में सबसे विशेष पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण है। 6 लोगों को, 6 महान पुरुषों को, महानतम कहिए या महान कहिए, 6 महान जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको मिला, जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। ऐसा मत सोचिएगा केवल पुरुषवादी सोच है मेरी। तो 6 महान व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला और पद्म भूषण 9 लोगों को मिला। जैसी मेडल है संख्या बढ़ती जाएगी। और पद्मश्री 91 लोगों को मिला। तो टोटल देखा जाए तो 106 लोगों को इस बार पद्म अलंकरण मिला। तीनों का अलग अलग कैटेगरी है। वेस्ट कैटेगरी पद्म विभूषण है और फिर पद्म भूषण है और पद्मश्री है। नाम जो है गृह मंत्रालय जारी करता है साहब, गृह मंत्रालय नाम जारी करता है। और अब जो पुरस्कार देने का तरीका है सरकार का बहुत फेयर है। और बहुत सारे, पहले क्या था कि केवल चापलूसों को पुरस्कृत किया जाता था, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं और आप भी सहमत होंगे। अब उन चापलूसों की संख्या कम हो गई है। अब क्या है, अब बहुत सारे ऐसे चेहरे को पद्म अलंकरण
पद देते हुए मैंने देखा है टीवी पे, जिसको देख के बड़ा अच्छा फील होता है कि ये एक खाली पैर वाली एक बूढ़ी दादी थी, कहाँ से कर्नाटका से खोज के सरकार लाई थी, एकदम नंगे पांव हो गई। वो पीपल का पेड़ लगाया करती हैं, बहुत हजारों पीपल का पेड़ लगा चुके। तो उन तक यदि पद्म अलंकरण, पद्म भूषण जो भी पहुंचा है, उन तक पद्म अलंकरण पहुंचा है, तो बड़ी संतुष्टि होती है कि जो रियल ग्राउंड में रियल व्यक्ति को रियल सम्मान मिले, अच्छा लगता है ना। अब देखते हैं इसमें, देखो पार्सलिटी थोड़ी बहुत तो इधर उधर होगी ही, लेकिन एक जायज को भी यदि मिल जा रहा है पुरस्कार, तो बाकी कई नाजायज उसमें माफ किए जाएंगे, जाओ माफ किया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अच्छे लोगों को मिला है, मतलब जो रियल जमीन पर जुड़कर काम करते हैं। अब जैसे नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, भले हो सकता है आप उनसे सहमत हो या सहमत ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना डाउट एकदम एक शिक्षक, एक साधारण शिक्षक से अपना कैरियर शुरू करने वाले हो, उन्होंने कई तरीके से सामाजिक बदलाव में अपनी अहम भूमिका निभाई। लोग मानते हैं, जो उनके फॉलोअर हैं उनसे पूछिए, हजारों लॉजिक गिना देंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा रहा है यूपी में। अब यदि आप विरोधी हैं तो अलग मैटर है, आप उनके सिर्फ नेगेटिव फैक्ट फेस को देखेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव फेस सबका होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन होगा और रात होगी ही नहीं, केवल दिन होगा रात नहीं होगी तो फिर दिन का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि पद्म विभूषण मिला श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, यानी 6 में से 3 लोगों को मरणोपरांत मिला, और 3 लोग अभी पद्म विभूषण लेकर इस संसार में विद्यमान हैं और प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक श्री बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत मिला, बालकृष्ण दोषी जी को, और श्री जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं, बाहताज का प्रचार करते हुए देखे होंगे आप, वो चाय का एक प्रचार लेके आते थे, बाहताज, बड़े बड़े बाल देखे होंगे हमने बचपन में उनको, उनके बड़े चाय का प्रचार देखा है। तो वो जो जाकिर हुसैन है तबला वादक, और एस.एम. कृष्णा जी हैं, और एक हैं श्री निवास वर्धन हैं। तो श्री निवास वर्धन, जाकिर हुसैन और एस.एम. कृष्णा, इन तीनों को पद्म विभूषण मिला, और ये तीनों जो हैं जीवित हैं। और दूसरी तरफ श्री बालकृष्ण दोषी, श्री दिलीप महालनोबिस और श्री मुलायम सिंह यादव, इन तीनों को मिला पद्म विभूषण मरणोपरांत। अब इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी भी रखना अनिवार्य है हमारे लिए, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि मान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव को तो सब जानती है, दुनिया जानती है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला, तो वो किन से संबंधित है या किस लिए जाने जाते हैं। महालनोबिस का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, योजना आयोग पढ़ते होंगे, उनकी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते होंगे, तो शायद उन्होंने पढ़ा होगा कि एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे महालनोबिस, एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे हेराल्ड और डोमर। तो वो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनके दिए गए मॉडल के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। अब देखो, जो शुरुआती दौर की पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाले श्री डॉक्टर दिलीप महालनोबिस नाम है। शायद देखो, मैं कन्फर्म इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि जो हम जिस महालनोबिस को यहाँ जोड़ रहे हैं वो कोई और हो और ये कोई और हो। तो मैं सर्च कर लेता हूँ आपके सामने ही, मैं इस मामले में बड़ा क्रांतिकारी विचारधारा में बिलीव करता हूँ। तो एक बार मैं महालनोबिस जी को सर्च कर लेता हूँ, और पूरा नाम है इनका, जिनको मिला पद्म विभूषण, इनका नाम है डॉक्टर दिलीप पद्म विभूषण, सॉरी अब तो पद्म विभूषण अब जुड़ा है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस है, इसलिए मैं थोड़ा डाउट हुआ। तो अब देख लेते हैं, डॉक्टर दिलीप महाल आ गया भाई, बड़ा फेमस पर्सनालिटी है यार, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस नाम है इनका। इनके बारे में विकिपीडिया बता रही है कि 1934 में ही जन्मे थे, और हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे उन्हीं से रिलेटेड थोड़ा है कॉन्सेप्ट, फिर भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा अलग है। ये डॉक्टर हैं पीसी महालनोबिस, इन्होंने ना ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दिया था, ठीक है, और MBBS हैं, DCHE, इकोनॉमिस्ट नहीं है, माफ़ करना, मुझे महालनोबिस सुनते ही सिर्फ वही याद आते हैं, हेराल्ड डोमर और महालनोबिस। ये नया नाम है, नए व्यक्ति हैं, दूसरे हैं, ये नए नहीं है। मैं अभी जाना इनको थोड़ा, मैं ना इन चीज़ों में बहुत क्लियर होता हूँ कि जब तक मैं संतुष्टि ना हो जाए चीज़ों को, मैं तुरंत चाहता हूँ कि उसको सर्च करूँ, देखूँ, समझूँ। तो ये जिनको अभी भारत सरकार ने
महाल, वो पीसी महालनोबिस थे, ये डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हैं। हम दोनों सर्च कर रहे हैं। मेरी आदत है कि मैं थोड़ा चीज़ों को बहुत क्लियर करके जानना चाहता हूँ। तो पीसी महालनोबिस अलग हैं, वो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। ये डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हैं और दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेडिकल डॉक्टर हैं, वो इकोनॉमिस्ट, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर थे। ये एमबीबीएस हैं, डीएचएस हैं और एडनबर्ग से एमआरसीपी किए हुए हैं। इनकी अचीवमेंट है, इन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ट्रीटमेंट जो है कंट्रीब्यूट किया था पूरी दुनिया को। और इनको अभी कई सारे अचीवमेंट हैं इनके, बहुत सारा मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। तो नाम याद रखना, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, जाकिर हुसैन हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम हैं। बीपीएससी इनमें से किसी को भी क्वाइन कर सकती है और आपको याद रहना चाहिए। और जितने भी नाम बता रहा हूँ ना, जैसे बालकृष्ण दोषी हैं, बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। पहले बता दिया, कई बच्चे जो हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण में कंफ्यूज हुआ करते थे, इसलिए बोर्ड पे मैंने पूरा का पूरा ये चीज़ बताया आपको। ठीक है, तो जो बालकृष्ण दोषी हैं, वो वाले दोषी नहीं जो आप समझ रहे हो, इनको जो अवार्ड मिला है बालकृष्ण दोषी जी को, ये बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी इनका नाम है। और ये भारत के जो मेन सेंट्रल विस्टा बनाने वाले, ये अपने आप में यूनिक नाम है। हमको तो लगता है यही पूछा जाएगा। ठीक है, यही पूछा जाएगा साहब। विट्ठल दास, बालकृष्ण दोषी का पूरा नाम है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। इनको मिला पद्म विभूषण। ये भारत के पहले वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। और अभी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इन्होंने दिया भारत को, वो है सेंट्रल विस्टा, जो बन के रेडी हुआ, जहाँ पे वो सांगोल लगा था, वो सांगोल जो लगाया गया, वही जगह बनाने वाला, उनका डिज़ाइन करने वाले बालकृष्ण दोषी जी हैं। तो पहले आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाएंगे, इतने महानतम आर्किटेक्ट जिनको कि ये सम्मान मिला, पद्म विभूषण मिला है। अब कई जगहों पे आप देखेंगे पद्म भूषण, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण मिला है बालकृष्ण दोषी जी को। और सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट हैं, सेंट्रल विस्टा बनाने वाले महानतम आर्किटेक्ट माने जाएंगे। और ठीक है, इनके अलावा इनको एक और सम्मान मिलने वाला है बहुत जल्द। आर्किटेक्चर का एक नोबेल प्राइज कहिए इनको मिलने वाला है। नोबेल मतलब एक दूसरे तरीके का नोबेल। नोबेल जो है एक पॉपुलर नाम है, तो नोबेल जो है आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है पुलित्जर। ठीक है, पुलित्जर का, तो भी 45वें पुलित्जर विजेता हैं, उसको आर्किटेक्ट का नोबेल बोलते हैं। तो आर्किटेक्ट में नोबेल प्राइज मिलता नहीं है, एक मतलब वर्ड है इस तरीके का जो यूज़ किया जाता है, उसको आर्किटेक्ट का नोबेल बोलते हैं। तो वही इनको मिल रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है, हर तरह से कनेक्टेड है, आपको याद रखना है। बहुत सारी यूनिक बिल्डिंगें इन्होंने बनाई है। ऐसा नहीं कि केवल सेंट्रल विस्टा ही बनाया है भाई, इनकी रचनाएं, इनकी बिल्डिंगें यूनिक बिल्डिंग है। और भारत में अनगिनत बिल्डिंग इन्होंने डिज़ाइन किया है। एक दो बिल्डिंग का नाम जान लीजिए, अब जान के खुशी होगी। IIM बंगलुरु जो है इन्होंने बनाया है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इनोवेशन नेटवर्क है संगत, मुंबई में, इन्होंने बनाया। इसके अलावा अहमदाबाद में नी गुफा है, नी गुफा अहमदाबाद इन्होंने बनाया। एक अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी है, भूमि अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी इन्होंने बनाया है। इसके अलावा अहमदाबाद की जो वो नी गुफा है बहुत यूनिक है, अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी है और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं। इसके अलावा एक अरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग बनाया है, बिल्कुल थीम है, फॉरेस्ट वाली थीम पे बनाया है और डिज़ाइन भी यूनिक है, कंक्रीट नहीं दिखता वो, अरण्य जंगल जैसा दिखता है। इसके अलावा जन प्रवाह सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया वाराणसी में। वाराणसी को सजाने के लिए खुले हाथ छूट दी गई है मोदी जी की तरफ से, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ इन्होंने जन प्रवाह सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़ बनाया। टैगोर हॉल बनाया अहमदाबाद का, यूनिक तरीके का आर्किटेक्ट है वहाँ पे। तो आर्किटेक्ट की दुनिया के बेहतरीन जाने माने नाम हैं श्री बालकृष्ण दोषी जी। मैं चाहता हूं कि जो मेन नाम है, जहां से क्वेश्चन निकल सकता है, उसको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ो। ऐसे तो खैर
रटने वाला जो वन लाइनर है बच्चा वो तो कुछ भी रट लेता है, ठीक है। तो अब जो हम डॉक्टर दिलीप महालनोबिस देखें वो पीसी महालनोबिस नहीं है। कंफ्यूज मैं हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, तो याद रखना पीसी महालनोबिस इकोनॉमिस्ट थे, वो अलग हैं, वो योजना आयोग से जुड़े थे। ये भाई साहब डॉक्टर साहब हैं, ये ओरल रिहाइड्रेशन वाला जो ट्रीटमेंट है ये इनका कंट्रीब्यूशन है, और भी कई सारे उनके कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सेंट्रल विस्टा डिजाइन करने वाले। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल विस्टा को इनमें से किसने डिजाइन किया। तो अब उम्मीद करता हूं कि इतने सारे इंफॉर्मेशन में कुछ कुछ चीजें याद रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा तो इस सेक्शन को फिनिश कर दूंगा, मार्च नेक्स्ट वीडियो में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला। मेरा पर्पस रिवीजन करना है, ज्ञान देना नहीं। करंट आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन होगा, नहीं पढ़ रखा है तो नोट करते जाइए, याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।